देश में इन दिनों एक खिचड़ी पक रही है, वो है विपक्षी एकता की सियासी खिचड़ी। लेकिन ये खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी की तरह ही पक रही। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये खिचड़ी कब तक पकेगी। इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। खिचड़ी बीरबल की हो या विपक्षी दलों की सियासी खिचड़ी बार बार चढ़ाई जाती है। एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं कुछ अन्य दल भी हैं जो विपक्षी एकता तो चाहते हैं, लेकिन विपक्षी एकता की खिचड़ी का कोई ना कोई स्वाद खराब भी कर देता है। अब मौका था कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण का। विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया, जिसमें कई बड़े चेहरे दिखे भी, लेकिन शपथ ग्रहण में सिर्फ 9 दलों के नेता ही दिखाई दिए, जिनमें एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, लेफ्ट से डी राजा और सीताराम येचुरी और मक्कल निधि माइम के नेता कमल हासन शामिल हुए। जबकि ममता बनर्जी ने अपनी जगह पार्टी सांसद काकोली घोष को बेंगलोर भेजा था। कर्नाटक में शपथ ग्रहण के दौरान विपक्षी एकता की रंगत फीकी ही रही, क्योंकि कई क्षेत्रीय और प्रभावशाली दलों का या तो उन्हें न्योता ही नहीं मिला या फिर ऐसे दलों ने शायद शपथ ग्रहण से दूरी बनाना ही उचित समझा। दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल के गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को तो न्योता ही नहीं दिया गया, तो वहीं न्योता मिलने के बाद भी ठाकरे गुट की शिवसेना और सपा से कोई नहीं पहुंचा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के ना पहुंचने पर अब विपक्षी एकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। साल 2024 के चुनाव से पहले कई ऐसे बड़े दल हैं जो विपक्षी एकता की सियासी खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन इस बीच सबको साथ लेकर के चलने की बात करने वाली कांग्रेस भी अब एक अलग ही विपक्षी एकता की खिचड़ी पका रही है। जैसा कि कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला, कई विपक्षी दलों को जो क्षेत्रीय और प्रभावशाली दल हैं उन्हें न्योता भी नहीं दिया गया। कई राज्यों के गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को भी न्योता नहीं दिया गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि साल 2024 के चुनाव से पहले ये सियासी खिचड़ी, विपक्षी एकता की जो सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, ये कितने रंग बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। 2000 के नोट वापसी का फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया तो तमाम तरह की कंफ्यूजन भी शुरू हो गई कि आखिरकार यह नोट वापसी है या फिर नोटबंदी। इन सभी तमाम सवालों के जवाब आरबीआई गवर्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए गए। 2000 रुपए के नोट की वापसी की बात जिस दिन कही गई, उसी दिन से नोटबंदी को याद किया जा रहा है। कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, तो कई तरह के सवाल हर किसी के मन में हैं। लेकिन इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी की और साथ ही लोगों के बीच फैल रहे कंफ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश की गई। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30 सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। कि हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा। 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेगा। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला किया था और 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा गया है। बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 का नोट अभी भी लीगल रहेगा। साफ है कि 2000 के नोट को लेकर किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह देखना होगा कि 30 सितंबर के बाद आरबीआई की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है और तमाम पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते तमाम पहलवानों के समर्थन में हरियाणा में सर्वखाप महापंचायत हुई, जिसमें 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के हक में हरियाणा में सर्वखाप महापंचायत हुई। रोहतक में महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुई इस महापंचायत में हरियाणा और यूपी के अलावा कई राज्यों के खाप प्रतिनिधि भी पहुंचे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा धरने पर बैठे पहलवान भी शामिल हुए।
महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि पहलवानों के समर्थन में 23 मई को दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और 28 मई को नए संसद भवन परिसर में खापों की महिला महापंचायत होगी। ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट किया जाए ताकि किसी लोगों का भ्रम न रहे और इनको फिर तुरंत गिरफ्तार किया। दूसरा है भाई 23 तारीख को सारा देश की महिलाएं और जवान वहाँ पहुँचेंगे इंडिया गेट पर शाम 5 बजे कैंडल मार्च। और तीसरा फैसला है 28/5 को नई संसद भवन में महिला महापंचायत होगी और सारी खापें वहाँ मौजूद रहेंगी। महिला पंचायत जो फैसला लेगी उसको हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। हमने 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए हैं और चारों बता दिए गए हैं। और जो नार्को टेस्ट की मांग है हमारी, वो हमने ये कहा है कि ये सिर्फ हम ब्रजभूषण का नहीं कह रहे, हम अपने खिलाड़ियों का भी करवाने को तैयार है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जिस तरीके से ये सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ब्रजभूषण गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, हमारी पहले दिन से ये मांग है, हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, हम जातिवाद नहीं फैलाना चाहते। हमारे प्रतिनिधिमंडल वो जो भी फैसला देगा हम उस पर काम करेंगे। और क्या देश समर्थन में पूरे समर्थन में राजनीति हो रही है यहाँ तो राजनीति होती नहीं कोई, यहाँ कोई वोट मांगने तो आता नहीं। क्या राजनीति हो रही है? अपनी बात कहना कोई देश राजनीति है? क्या राजनीति करना देश में कोई अपराध है? राजनीति वाले तो दोनों एक जगह बैठते हैं। वहीं ब्रजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। मेरे साथ साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट किया जाए। आखिरकार देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम पहलवानों का जो धरना है वो कब खत्म होता है और सरकार इनकी तमाम मांगे कब तक मानती है, ताकि ये जो तमाम पहलवान हैं वो अपने अखाड़े तक पहुंचे और देश का नाम रोशन कर सके। मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने एचईआरसी को निर्देश दिए हैं कि वो सर्कुलर वापस ले। इसके साथ ही इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बिजली के मुद्दों पर उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री की तरफ से पलटवार किया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बिजली निगमों की तरफ से किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद ही सार्वजनिक रूप से इस फैसले को गलत ठहराया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी के बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं। बेवजह किसानों को डराना, धमकाना और उनसे 20 गुना जुर्माना लेना ठीक नहीं है। दरअसल ये सर्कुलर एचईआरसी की तरफ से की गई सिफारिश पर जारी किया गया था। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया है कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, 2000 से लेकर और 20,000 तक ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके ऐसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। एचईआरसी का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन एचईआरसी के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है कि हाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। अलग से उसके कनेक्शन, पुली कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सीएम ने बिजली के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि 5,694 गाँवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। बचे हुए गाँव में भी 24 घंटे बिजली देने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है वो बिजली चोरी ना करें। साथ ही हरियाणा सरकार ने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया है। इसके साथ ही 2014 से लाइन लॉस घटकर 34% से 11% पर आ पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता की। कैबिनेट मंत्री ने 2 अलग अलग बैठकें की, जिसमें पहली बैठक स्पेशल नगर निगम की, तो वहीं दूसरी बैठक में तमाम तरह की शिकायतें सुनी। गुरुग्राम में ग्रीवेंस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जेपी दलाल ने की। अभी तक ग्रीवेंस की बैठक में तमाम विभागों से जुड़ी शिकायतों को एक साथ सुना जाता था, लेकिन इस बार भी नगर निगम से जुड़ी तमाम शिकायतों को अलग से सुना गया।
कुल मिलाकर ग्रीवेंस की मीटिंग में 18 शिकायतों को सुना गया। गुड़गांव जिला कष्टनिवारण समिति की मीटिंग हुई। इसमें 18 परिवाद थे, जिनमें से 9 पुराने थे, 9 नए ऐड किए गए थे। उनमें से लगभग 11 का हमने समाधान कर दिया है और 7 परिवाद को पेंडिंग रख के अगली मीटिंग में टाइम बाउंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके अंदर हमने गाइडलाइन दी है कि अगली मीटिंग से पहले क्या क्या कार्रवाई उनको करनी है। तो वहीं बाकी की शिकायतों को लेकर मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और जल्द निपटारा करने के आदेश जारी किए गए। बैठक में 18 शिकायतें सुनी गई। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद थे। उन 18 शिकायतों में से आधी शिकायतें लगभग पूरी कर दी गई, यानी कि 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं बाकी शिकायतों के लिए अधिकारी को आदेश दिए गए। बहरहाल आगामी चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बयानों का क्या असर देखने को मिलता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के यमुनानगर से चुनाव लड़ने की अफवाहों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनकी हर जिले में लोकप्रियता है। ऐसे में ये कहना गलत है कि मुख्यमंत्री यमुनानगर से चुनाव लड़ेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री जी पंचकुला से लड़ेंगे क्योंकि पंचकुला बहुत आना जाना है। फिर उसके बाद कहेंगे कि यमुनानगर से लड़ेंगे क्योंकि यमुनानगर बहुत आना जाना है। फिर गुड़गांव से लड़ेंगे क्योंकि गुड़गांव बहुत आना जाना है। फिर करनाल से ही लड़ेंगे, करनाल बहुत आना जाना। फिर पानीपत से लड़ेंगे, पानी। तो मुख्यमंत्री बहुत प्रवास कर रहे हैं और लंबा टाइम लगे रहे, सब लोगों से मिल रहे, आ रहे जा रहे, तो इससे लोग अनुमान लगाते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर ये आते हैं तो स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, हमें तो लाभ है इस बात का। पर लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो वहाँ। वहीं देश भर में 2000 के नोट बदलने के रिजर्व बैंक के फैसले की काफी चर्चा हो रही है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ जो लोग काला धन दबा कर बैठे हैं वो बाहर आएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। परेशानी का कारण नहीं है। अगर आपके पास 20,000 रुपए है तो आप जाके बैंक में देके 20,000 छोटे नोट लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो 2 करोड़ आप जाके अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी है कि पैसे नंबर 1 क्यों नहीं। इसके अलावा हरियाणा की राजनीति में गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि जननायक जनता पार्टी के साथ हमारी सरकारों का गठबंधन है, न कि पार्टी का। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में गठबंधन की कोई बात सामने आती है तो उसका फैसला हाईकमान करेगा। हमने जब सरकार बनाई तो ना तो हमारे पास पूर्ण बहुमत था, ना ही जेजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। तो अब ये तो हो नहीं सकता था कि दोबारा से विधानसभा को भंग करें और चुनाव कराएं, ये उचित भी नहीं था। उस समय में हमने मिलजुल के सरकार बनाने का फैसला किया और हमने जो हमारे एक जैसे वादे थे दोनों पार्टियों के, हमने उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और लगभग हमारे 80-85% तक ऐसे थे जो दोनों के वादे एक ही जैसे थे और हमने कहा कि उन पर हम काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे और निश्चित तौर से उस पर हमने काम भी किया और जनता की सेवा भी की। हरियाणा की प्रगति में हमने बड़ा योगदान रहा है और उस पर हमने काम किया। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव लड़ने की बात ना तो उस दिन थी ना आज है उस बात की। हाँ, अगर दोनों पार्टियों के लीडर, हमारा हाईकमान और उनके हाईकमान बैठ के बातचीत करते हैं, अगर वो कोई फैसला करते हैं तो हमारा इनकार भी कुछ नहीं है, पर लेकिन फैसला जो है वो हाईकमान के हाथ में है, हमारे हाथ में फैसला नहीं है। उन्होंने फैसला करना कि क्या करना क्या नहीं करना। हमारा फैसला जो था वो केवल और केवल हाईकमान की मर्जी से वो सरकार चलाने का फैसला था। सरकार हमारी ठीक से चल रही और ठीक से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका समाधान भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर अहम बयान भी दिया। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर क्या कार्रवाई की जाती है और कब तक आरोपी सलाखों के पीछे होते हैं। चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में एक निजी होटल में पूल पार्टी के दौरान अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी। हमलावर ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए। फायरिंग के दौरान पार्टी में मौजूद 2 लोगों को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए, जिनमें से एक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
फिलहाल पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और फायरिंग में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ, एक लड़का आके मेरी मिसेज के आसपास के आगे नोट उड़ाने लग गया, जो डॉलर होता है। मैंने बोला भी ऐसे मत करो यार, फैमिली है। उसको गाली नहीं लगी तो हमने पूछा गाली की जरूरत है, भाइयों ने पूछा गाली, उधर से उन्होंने फायर किया। पहला पता भगवान ने ऊपर किया, कहाँ के मुझे नहीं पता। दूसरा फायर इसके हाथ पे किया, तो इसके पास जाता इसके हाथ पे लगा। तीसरा फायर उसने मेरे लड़के के पैर में गोली मारी, लड़के के पैर में गोली पे 32 को ले गए इमरजेंसी में। उसके बाद भी हम लोग तेरे भागते रहो, पीछे आता रहा, वो लेके तैयार। लेकिन मैं पूछता हूँ सिक्योरिटी ने अंदर तैयार कैसे गया? ठीक है, 5 राउंड मिले हैं सर, 5 राउंड, ठीक है, 2 जिंदा और बाकी यूजेबल। पार्टी करने आया था, सुनो, अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जब लड़ाई हुई, भैया ने बोला बेटा फायरिंग हो रही है, आप जाओ। मैंने ऐसे हाथ किया, बंदे का मोटिव था मेरे सिर पे गोली मारने का, उतने मैंने हाथ कर लिया। ये देखिए मेरी उंगली पे फायर लगा, छू के चली गई और छू के शीशे को लगी। आप लोग शीशा देख सकते हैं, शीशा टूटा पड़ा है। अगर मेरे सिर में गोली लगती कौन जिम्मेवार था बताइए। जीरकपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर निजी होटल में पार्टी के दौरान बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें से एक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिठला विधानसभा के चदावली से केएमपी तक जाने वाले रास्ते को 4 लेन बनाने का काम चल रहा है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी और जाम की समस्या से भी लोगों को यहाँ पर छुटकारा देखने को मिलेगा। दिखाई दे रहा ये नजारा पिठला विधानसभा के मोहना मार्ग चंदावली गांव के पास का है। यहाँ पर कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर आने जाने के लिए जिले का एकमात्र मोहना मार्ग ही रास्ता है। केजीपी से रोजाना हजारों वाहन आते जाते हैं। रास्ते पर चंदावली, मच्छनगर, दयालपुर, अटाली पड़ते हैं। इन गाँव में सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इस जाम से ग्रामीण काफी परेशान है। इसको देखते हुए सरकार ने मोहना मार्ग गांव चंदावली से लेकर केजीपी तक 4 लेन बनाने की योजना बनाई है, जिससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि रोड बनाने का काम बड़ी ही धीमी गति से चल रहा है, जिससे आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। काम चल रहा है, अच्छी बात है, ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पिछले 6-7 महीने से ऐसे ही पड़ा है। खोद के घेर दिया, जब काम नहीं करना था तो खोदना नहीं था, ठीक है। नाली पल्ली तरफ बना रखी है, ये छोड़ रखी है। या तो इसको कंप्लीट करो, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई ना हादसा पर डे होता है, पर डे कोई ना कोई हादसा होता है। परसों यहाँ पर रात को एक बहादुरगढ़ की गाड़ी थी, कब वो पलट गई। इतनी हो रही है रोड में, पूरे दिन भर बैठ रहा हूँ, मुश्किल हो गया। दुकान पे इतनी धूल मिट्टी उड़ती है और इतने गड्ढे हो रहे हैं, बैठ रहा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। क्या कारण है जो रोड का काम नहीं चल पा रहा? नहीं, सबसे बोलते हैं, कोई कहता है जब बनेगा, कुछ नहीं बनता, नहीं कोई पानी डालता है, नहीं पानी वाला कहीं पानी को छिड़क देता है, खड्डे हुए पड़े, गाड़ी पलट जाती है और छोटे छोटे बच्चे के गले खराब हो गए, खांसी होगी, लड़की की एलर्जी बन गई है रोड के वजह से। बहुत ज़्यादा। क्या कोई शिकायतें वगैरह? कोई नहीं सुनता नहीं। विधायक का ऑफिस भी नजदीक है, खासी रोड ही बढ़िया। जाम तो यहाँ पे इतना है क्योंकि तो देखो दूसरी तरफ से तो रोड खोदा हुआ है, बिल्कुल झील बनी हुई है। आधी वो तो किसी ड्राइवर को यही नहीं पता चलती है कि इधर से काटे और वो क्यों पलट जाती है। कल हाँ परसों की बात है, बिल्कुल 2 बंदे, एक गाड़ी थी बोलेरो, उसी को लेकर के दाग दिया, उसमें मरते मरते नहीं बचे हैं वो लोग। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस 4 लेन का काम समाप्त होता है और यहाँ के रहने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं बड़ी सहूलियत लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हरियाणा न्यूज से धीरज कौशिक की रिपोर्ट। हम खड़े इस समय फरीदाबाद की मार्केट में, आप देख सकते हैं 7-10 की मार्केट है और गर्मी लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डायरिया के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं मार्केट में भी गर्मी की वजह से रौनक कम ही दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मुंह पर कपड़ा ढाँपकर या हेलमेट लगाकर आपको आते जाते दिखाई दे जाएंगे। तमाम लोग जो है गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए आपको नज़र आएंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं सामने जो जूस की दुकान है वहाँ पर लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेयजल का सहारा लेते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके इतर जो लोग या ऑटो चालक हैं या फिर रिक्शा चालक हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ों की छाया में आपको आराम करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ऑटो चालक हैं, इनसे हम जान लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप भी छाया में खड़े हैं। गर्मी है ही ज़्यादा। कितनी परेशानी हो रही है? कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है। काफ़ी परेशानी होती है गर्मी से। और एक रिक्शा चालक भी यहाँ बैठे हैं। बाबा कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी सर, गर्मी तो है, ये परेशानी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बैठे हो छाया में? हाँ।
काम दाम है नहीं, छाया में बैठे हैं, क्या करें। तो छाया में बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जिस तरीके की रौनक दुकानों पर रहती थी वो रौनक आपको दिखाई नहीं देगी। लगातार जो पारा है वो 40 के पार हो चुका है और इस भीषण गर्मी में लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि तमाम जो डॉक्टर हैं वो हिदायत दे रहे हैं कि गर्मी में जब भी आप निकलें तो सर पर कपड़ा ढाँप कर निकलें और खुले में जो रखे हुए फल हैं उनका सेवन ना करें, ताकि इस गर्मी से बचा जा सके और गर्मी में होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके। लेकिन लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।